that after Battle of Buxar, the Britishers wanted to expand their rule in India. So that's how they introduced Warren Hastings as the first Governor General of India. Then came Cornwallis, then Sir John Shore, and the last Richard Wellesley. अब Richard Wellesley was very ambitious, ठीक है, he wanted to expand the British rule in India. So that's how he introduced सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। आज हम सब्सिडरी अलायंस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे और उसने इंडिया को कैसे अफेक्ट किया वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट्स द सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रिटिशर्स क्या देंगे, अपनी आर्मी देंगे, ठीक है। मतलब जो स्टेट थे उनको अपनी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स उनको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन ये थी इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विल इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश, ठीक है। अब आर्मी दे रहे हैं राइट ब्रिटिशर्स, तो उसके बदले में उन्होंने क्या मांगा कि हम आपको आर्मी देंगे, इन रिटर्न आपको हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली फ्री में तो हेल्प नहीं करेंगे ना, आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके बदले में आपको हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और अगर अब वो इनकम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, गिव अवे प्रोविंसेस, ठीक है। जैसे कि किसी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और ये इतनी जगह में उसका राज है, ठीक है, और अगर वो आर्मी के लिए पे नहीं कर पाता है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उसका एक पार्ट पे कब्जा कर लेगी, ठीक है। तो ये पार्ट किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, अगर वो पे नहीं कर पाते हैं आर्मी के लिए तो। नेक्स्ट कंडीशन है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन एनी ट्रीटी विद अदर स्टेट्स, ठीक है। विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन के स्टेट किसी के भी अगेंस्ट वॉर नहीं कर सकता है और किसी के भी मतलब किसी के साथ भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर कि सब्सिडरी अलायंस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं किसी के ऊपर वॉर नहीं कर सकती बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के, और मैं किसी के साथ ट्रीटी यानी कि कोई भी समझौता या ट्रेड वगैरह की मुझे परमिशन नहीं थी जब तक कि मुझे ब्रिटिशर्स अलाउड ना करें तब तक। नेक्स्ट कंडीशन थी देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। अब जैसे कि सब्सिडरी अलायंस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, मुझे एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, इसको ब्रिटिश रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, रेसिडेंट यानी कि वो अपना एक आदमी देंगे हमें जो कि हमारे साथ पूरा टाइम रहेगा, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, और बाहर के किसी के भी आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, अगर सब्सिडरी अलायंस मैंने एक्सेप्ट किया है तो। अब किसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, तो निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंदिया, भोसले एंड होलकर एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दिस सिस्टम वाज स्वीट पॉइजन। अब बोला जाता है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक स्वीट पॉइजन था। अब वो कैसे था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की, कि हम अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं अपनी आर्मी नहीं रख सकती हूँ, ठीक है, मुझे अपनी आर्मी नहीं रखनी है, ब्रिटिशर्स मुझे आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ले लिया है, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हैं और ये दूसरे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि मुझ पे दूसरे स्टेट्स अटैक कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स ही मुझ पे अटैक कर दे तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंसा लिया उन लोगों ने हमको। नेक्स्ट था गिव अवे प्रोविंसेस, अगर वो आर्मी के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे थे, ठीक है, आर्मी हटवा ली और ज़मीन पे भी कब्जा हो गया। अगर हम पे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के अगेंस्ट वॉर नहीं कर सकते, किसी के साथ ट्रीटी साइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब उन्होंने हमें अपना एक आदमी भी दिया था, अब ये वहाँ खाने पीने और मज़े करने के लिए नहीं था, ठीक है। ही वॉज लाइक अ कैमरा, ठीक है, चलता फिरता कैमरा जो पूरे दिन राजा के साथ रहता था उसके किंगडम में और सब चीज़ ऑब्जर्व करता था, ठीक है, अपने पास रिकॉर्डिंग कर लेता था और फिर जाके किसको उगल देता था, ब्रिटिशर्स को जाके उगल देता था। इस तरीके से ब्रिटिशर्स को पता चलता था कि हमारे मतलब इंडियन किंगडम्स में क्या चल रहा है, ठीक है, किसके बीच लड़ाइयाँ हो रही है, कौन स्ट्रॉन्ग है,
कौन वीक है, ठीक है, ये सब ब्रिटिशर्स को पता चल रहा था, ठीक है। और इन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इन लोगों ने बोला ये तो बहुत ईजी है, हमें अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सिर्फ एडवांटेजेस ही देखे उन्होंने। वेलेस्ले आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है। वेलेस्ले ने क्या किया, टीपू सुल्तान को भी फोर्स किया कि तुम्हें भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, विच ही रिफ्यूज्ड। लेकिन टीपू सुल्तान ने बोला मैं ये नहीं करूँगा, उसने डायरेक्टली मना कर दिया। द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम निज़ाम अटैक्ड मैसूर इन 1799, ठीक है। अब निज़ाम तो क्या, उसने तो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निज़ाम के साथ मिलके टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया, यानी कि मैसूर पे अटैक कर दिया इन 1799। ड्यूरिंग 4th मैसूर वॉर टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ, और इस अटैक में टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ। इसी तरीके से मैसूर भी किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया, इसलिए यहाँ पे मैसूर का नाम है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वॉर में उसकी डेथ हो जाने की वजह से मैसूर किसका हो गया था, ब्रिटिशर्स का हो गया था। After Wellesley, Hastings came to India as Governor General. He waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. ठीक है, वेलेस्ले ने अपना सब्सिडरी अलायंस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद किसको गवर्नर जनरल बनाया गया, हेस्टिंग को, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो नेपाल के गुरखास थे, ठीक है, यानी कि नेपाल की जो आर्मी थी उन पर अटैक कर दिया, ठीक है, और उनको भी अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और उसके बाद किस पे अटैक कर दिया, नेपाल पे कर दिया। उसके बाद कर दिया पिंडारास पे। पिंडारा इज़ अ विलेज नियर द्वारका, मीन्स इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में हुआ। उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हुआ थर्ड मराठा वॉर, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, सुप्रीमेसी बढ़ गया। विलियम बेंट्रिक इज़ नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल. He believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in his deed, ठीक है। वेलेस्ली ने अपना सब्सिडरी अलायंस लगा दिया। उसके बाद हेस्टिंग को बनाया,
अच्छा नहीं बना ये पूरा। After Wellesley Hastings came to India as Governor General, he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. ठीक है, वेलेस्ली ने सब्सिडरी एलियंस अपना लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हेस्टिंग को अपना गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, नेपाल पे अटैक कर दिया। ठीक है, यानी कि नेपाल की जो आर्मी थी गुरखास, उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको हरा दिया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, उनको हराने के बाद क्या किया, पिंडारस पे अटैक कर दिया। पिंडारा इज़ अ विलेज नियर द्वारका, इट मीन्स इन गुजरात। ठीक है, उन पर अटैक कर दिया, उन पर भी कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद हुआ थर्ड मराठा वॉर, और थर्ड मराठा वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो और बढ़ गया। ठीक है, उनकी सुप्रीमेसी बढ़ गई। विलियम बेंट्रिक इज़ नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। He believed that the dissatisfaction in different states due to imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in his deeds. ठीक है, हेस्टिंग के बाद विलियम बेंट्रिक को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, लेकिन ही वॉज वेरी लिबरल। ठीक है, बहुत एकदम शांत स्वभाव के थे। उनको ऐसा लगा कि जो पहले गवर्नर जनरल आए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना राज जमा लिया है, कब्जा कर लिया है इंडिया पे, ठीक है, उसकी वजह से इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच कोई यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अपना राजपाट जमाने के लिए या अटैक वगैरह, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ही वॉज वेरी लिबरल गवर्नर जनरल। डेलहाउसी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। ठीक है, उसके बाद किसको गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड डेलहाउसी को। He was a fierce imperialist. He adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in the India. ठीक है, विलियम बेंट्रिक के बाद लॉर्ड डेलहाउसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ही वॉज वेरी फियर्स इम्पेरियलिस्ट, यानी कि उनको अपना मतलब ब्रिटिश रूल उनको और एक्सपांड करना था। ठीक है, सब्सिडरी एलियंस की वजह से तो एक्सपांड हो ही चुका था, काफ़ी एक्सपांड हो गया था, अभी उनको और करना था। ठीक है, तो वो क्या लेके आए, डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल था, तो इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे। एक तो थे फ्री स्टेट्स, फ्री स्टेट्स जिनको ब्रिटिशर्स से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, दूसरे थे जिन्होंने सब्सिडरी एलियंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। और थर्ड थे वो स्टेट्स जो कि डिफीटेड इन वॉर, यानी कि वॉर में हार चुके थे। अब वो ब्रिटिशर्स से वॉर में हार चुके थे, यानी कि वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन किस लिए था, सिर्फ इन दोनों के लिए था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट्स वालों के लिए नहीं था, उनको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं था। अब एनेक्सेशन पॉलिसी में क्या था कि वो लोग एनेक्स कर लेते थे इंडियन स्टेट्स को, यानी कब्जा कर लेते थे, अपना हक जमा लेते थे और लड़ाई वड़ाई करके। अब कौन से ग्राउंड्स पे वो लोग एनेक्स कर लेते थे, यानी कि क्या क्या रीज़न वो देते थे कब्ज़ा करने के लिए। तो फर्स्ट था एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी कि वॉर डिक्लेयर करके उनको हरा के कब्ज़ा कर लेते थे। तो किस पे कब्ज़ा कर लिया था, पंजाब और पेगू ने लोअर बर्मा, इसको कब्ज़ा कर लिया था। सेकेंड था एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, यानी कि विदाउट मेल हेयर। अब इसमें क्या था कि जिस किंग की संतान नहीं होती थी, ठीक है, मतलब मेल होना चाहिए था। अभी कोई राजा है, ठीक है, तो वो अपने आगे जाके अपने बेटे को राजा बनाएगा। ठीक है, उसके लिए बेटा होना ज़रूरी है, वो भी उसी का ही बेटा होना चाहिए, अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस किंग का मेल हेयर नहीं होता था, यानी कि बेटा नहीं होता था, तो वो लोग क्या कर लेते थे, उस पर भी कब्ज़ा कर लेते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे एनेक्सेशन पॉलिसी के अंदर कि अडॉप्टेड चाइल्ड को हम थोड़ा बहुत जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है लाइक गोल्ड एंड वगैरह वगैरह वो दे सकते हैं, लेकिन उसका जो राजपाट है, ठीक है, उसका जो लैंड है उस पर वो राज नहीं कर सकते, उसको हम राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी वो लोग उन्होंने काफ़ी जो स्टेट्स थे उनको एनेक्स कर लिया था। तो किस किस को एनेक्स कर लिया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर,
झांसी, भगत एंड नागपुर। ठीक है, झांसी की भी स्टोरी यही है। झांसी की स्टोरी क्या है कि मणिकर्णिका जो थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनका कोई चाइल्ड नहीं था। ठीक है, अपना चाइल्ड नहीं था, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था एक चाइल्ड को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड को किंग नहीं मान सकते, तो इस वजह से वो लड़ाई हुई थी और झांसी को भी एनेक्स कर लिया गया था। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है, अब मिसमैनेजमेंट के तौर पे के ग्राउंड्स पे अवध को एनेक्स कर लिया गया था। अवध की जनता को ऐसा बोला गया था कि आपके राजा आपको ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, उस वजह से अवध को एनेक्स कर लिया गया था। इसके ऊपर भी आगे जाके एक वॉर हुआ था। नेक्स्ट था एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डेट कलेक्शन। ठीक है, डेट कलेक्शन के ऊपर भी निज़ाम को एनेक्स कर लिया गया था। अब जैसे कि सब्सिडरी आइलैंड्स में हमने पढ़ा था कि अगर वो लोग आर्मी के बदले पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी जो ज़मीन है वो ब्रिटिशर्स हड़प लेगी। ठीक है, तो निज़ाम ने सब्सिडरी आइलैंड सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो क्या हुआ आगे जाके कि वो पे नहीं कर पाए। ठीक है, पे नहीं कर पाए, इसलिए निज़ाम किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया। नेक्स्ट है एनेक्सेशन टू एंड अ नेमसेक रूल। कर्नाटका एंड तंजौर, कर्नाटका और तंजौर को भी इसी ग्राउंड पे एनेक्स कर लिया गया था कि उनके लीगल मेल हियर्स नहीं है। अभी हम लोग ने देखा कि लॉर्ड डेलहाउसी अंकल हमारे लिए एनेक्सेशन पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में अंकल नहीं लिखना है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल डेलहाउसी। ठीक है, फिर वो कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कब्जा ही कब्जा किया, कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी लेके आए थे, जिसकी कुछ लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग हिज रेन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने वॉज लेड इन 1853। ठीक है, जब तक डेलहाउसी थे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने फर्स्ट काम क्या किया था कि वो रेलवे लाइन लेके आए थे, इंडिया का फर्स्ट रेलवे लाइन विच वॉज बिटवीन मुंबई एंड थाने, एंड इट वॉज लेड इन 1853। सेकेंड, वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज सेटअप। ठीक है, सेकेंड रिफॉर्म वॉज वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज लेड। थर्ड वॉज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया था। नेक्स्ट है इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, वही थे जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, लॉर्ड डेलहाउसी की वजह से। लॉ वेयर पास्ड टू बैन चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, उन्होंने लॉ पास किया था कि अब से बाल विवाह नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने बाल विवाह निकलवा दिया था, बैन करवा दिया था। एंड परमिशन वाज गिवन टू विडो रीमैरिजेस। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ के लिए परमिशन दे दी थी कि जो विडोज़ होती हैं उनका पहले दोबारा शादी नहीं करवाने देते थे। ठीक है, पहले नहीं करवाने देते थे, लेकिन डेलहाउसी ने क्या किया, लॉ पास करवा दिया और परमिशन दे दिया कि अब से विडो रीमैरिजेस हो सकती हैं। तो ये कुछ 5 रिफॉर्म्स थे जो कि डेलहाउसी लेके आए थे। थैंक यू।